नमस्कार दोस्तों। आज से 4 दिन पहले यानी सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 दिन के ब्रेक का ऐलान किया था और कहा था कि इन 5 दिनों में ईरान से बातचीत होगी। कल 5वां दिन है, यानी कल शुक्रवार है, और आज बहुत तल्ख बयान ट्रंप की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि ईरानी उनसे डील की भीख मांग रहे हैं और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि उनकी सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, उनके पास वापसी का कोई मौका नहीं है। लेकिन हमारे प्रस्ताव पर वो विचार कर रहे हैं लगातार, जो बहुत गलत है। उन्हें जल्दी गंभीर होना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वापसी का कोई रास्ता न रहे। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं। मतलब ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी है, ये कहते हुए कि जो करना है जल्दी करो। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक खुले तौर पर ट्रंप के किसी प्रस्ताव पर न तो रजामंदी आई है, न ये पता है दुनिया को कि क्या ईरान ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, न ये पता है दुनिया को कि ट्रंप ने किस तरह के प्रस्ताव ईरान को दिए हैं और ईरान क्या चाहता है। लेकिन खबरें आ रही है कि दुनिया के कुछ देश, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें तुर्की है, मध्यस्थता कर रहे हैं। इस बीच कई खबरें आज आई, जैसे एक खबर आई रॉयटर्स के हवाले से। खबर यह आई कि ईरान के 2 सीनियर लीडर, एक जो स्पीकर हैं गालिबाफ, दूसरे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन दोनों के लिए पाकिस्तान ने इजराइल से रिक्वेस्ट की है कि इन दोनों का नाम अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया जाए क्योंकि अभी बातचीत हो रही है या होने वाली है। अगर इन दोनों की किलिंग हो गई तो फिर ईरान में बातचीत के लिए कोई नहीं रहेगा। क्या है इसका मतलब? खबर यह भी आई कि इजराइल ने आज एक सीनियर नेवी अफसर को, जो आईआरजीसी के नौसैनिक विंग के चीफ थे, अली रेजा तंगसीरी को मौत के घाट उतार दिया, टारगेटिंग किलिंग की, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते थे। खबर यह भी आई कि अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की तैयारी हो रही है। उन तैयारियों का अंदेशा ईरान को है, इसलिए ईरान की तरफ से कमांडर्स, सेना के कमांडर्स अपनी सीमाओं का मुआयना कर रहे हैं और एक वीडियो भी जारी किया गया जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एक बयान भी जिसमें उन्होंने कहा ईरान पर जमीन से हमला करने वालों को हम बर्बाद कर देंगे। ये वहां के सीनियर कमांडर का बयान है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि ईरानी डील की भीख मांग रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या ईरान और अमेरिका में कोई डील या बातचीत होने की गुंजाइश खत्म हो गई? बातचीत शुरू होने के पहले बातचीत होने की गुंजाइश खत्म हो गई? क्या है पूरा मामला? और क्या ये लड़ाई अब जमीन पर उतरने वाली है? जिस तरह से अमेरिका की तरफ से फौजों की रवानगी, नेवी के जवानों की रवानगी, मरीन की रवानगी, पैराट्रूपर्स की रवानगी, और जिस तरह से ईरान की तरफ से वीडियो और तस्वीरों के जरिए अपनी सीमाओं की हिफाजत के दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है ईरान से जमीर अब्बास जाफरी साहब, जिन्हें आपने हमारे चैनल पर कई बार देखा है। सबसे पहला सवाल, कुछ झटके लगे ईरान को, उस पर आते हैं। लेकिन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रंप साहब ने आज कहा है कि ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है और ईरान को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। मतलब वो कह रहे हैं जल्दी करो वरना ट्रूप्स, बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की नौबत आ सकती है। खार्क पर कब्जे का, एक तरह से कब्जे की प्लानिंग अमेरिका कर चुका है, ऐसी खबरें आ रही। जाफरी साहब जी, शुक्रिया बहुत बहुत अंजुम जी। मुझे तो अभी इस बात पर अफसोस होता है कि दुनिया ट्रंप की बात को सीरियसली भी क्यों लेती है। वो एक बड़े देश के प्रेसिडेंट हैं, उस हवाले से इंसान को सोचना पड़ता है कि वो कैसी कैसी अजीब बातें करते हैं,
कहते हैं कि मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने के लिए पेशकश की गई है। मैं और आयतुल्ला मिल के जो है वो ईरान में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलाएंगे। पहले कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा झगड़ा नहीं है, फिर कह रहे थे हमारा झगड़ा है। तो ट्रम्प जो है वो क्या करना चाहते हैं, उनके लिए एक दबाव है कि आप इस वॉर से एग्जिट कर लें। MI6 के फॉर्मर हेड हैं, उनका कल द इकोनॉमिस्ट में एक उनका वीडियो है इनके इंस्टाग्राम पेज पर। उन्होंने कहा कि हु हैज द अपर हैंड इन दिस वॉर। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ईरान हैज द अपर हैंड इन दिस वॉर। इजराइल में यूरी नाम के एक नेतन्याहू के क्लोज एड थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उन्होंने जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने 5 रीजंस बताए हैं कि ये वॉर जो है वो इजराइल के हाथ से क्यों निकल रहा है। तो ये मैं अभी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये उनके पक्ष की बात कर रहा हूं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहली चीज उनके अंदर इजराइल ने मिसकैलकुलेट किया इस वॉर को। कहां पर पहला उनका मिसकैलकुलेशन ये था कि हम ईरान को मारेंगे, लीडर मर जाएंगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा। इसके लिए इजराइल की मोसाद ने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी वो वीक थी। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मिसकैलकुलेशन था कि हमारे पास इंटरसेप्टर्स कितने हैं और हम जंग कितनी देर तक लड़ सकते हैं। दोबारा हमें ये लगा था कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी और हमारे इंटरसेप्टर्स उतने नहीं थे, फिर भी हम जंग के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई क्लियर गोल नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है इस वॉर के अंदर। हमने रेजिम चेंज के लिए शुरू किया था, फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करने लगे, फिर उसके बाद हम ये बात करने लगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से ही खुला था। तो हम क्या चीज अचीव कर रहे हैं इस जंग के अंदर। तो जितने अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, एहूद बाराक जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है इजराइल के, वो ये कह रहे हैं, यानी ये मैं सब वो बता रहा हूं अंजुम जी, जो ये उनकी तरफ से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के पास सारे बयान मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन दर्शकों के लिए आप बताइए। अच्छी बात है, बताइए जी। एहूद बाराक ने खुद कहा है कि ये जंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सिवाय इंसानों को मारने के और किलिंग के वी हैव नो अदर स्ट्रैटेजी इन दिस वॉर। तो अमेरिकन एक्सपर्ट, अमेरिकन एलीट इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये जो जंग हो रही है, ये जंग के अंदर हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कि वो बता दे हमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। किसी को मारने से जंग जीती नहीं जाती, जंग ऑब्जेक्टिव से जीती जाती है कि आपने जंग में क्या ऑब्जेक्टिव रखा था, वो ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया या नहीं किया। ट्रंप ने कोई भी हमें कह दे कि भाई हमने ये एक ऑब्जेक्टिव जंग में रखा था जो हमने अचीव कर लिया। आयतुल्ला खामेनेई को मार देना ऑब्जेक्टिव था या रेजिम चेंज करना ऑब्जेक्टिव था। उन्होंने रेजिम चेंज की, लेकिन एक ऐसी रेजिम को लाई जहां पर हुकूमत और लोगों के दिल एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ गए। यानी ट्रंप ने एक चीज, दुनिया में कोई भी हमें एक एक्सपर्ट बता दे कि जंग के अंदर सिवाय तबाही, इंसानों का कत्ल, स्कूल पे हमले, बच्चों का कत्ल, औरतों के कत्ल, कुछ कमांडर्स और लीडर्स को मार देना, इसके अलावा उन्होंने एक चीज अचीव की हो, दुनिया का कोई भी मुझे एक एक्सपर्ट बता दे भाई उन्होंने ये चीज अचीव की है इस जंग के अंदर। तो सवाल ये उठता है, ठीक है ये आप जो कह रहे हैं अपनी बात सही है, तभी ये 26 दिन हो गए जंग के, लेकिन अब सवाल ये उठता है जमीर अब्बास साहब कि जो मियाद ट्रंप ने दी थी 5 दिन की बातचीत के लिए, उन 5 दिनों में से 4 दिन बीत चुके, अब कल का दिन बाकी है और कल उनकी मियाद खत्म हो जाएगी। तो अब जो खबरें आ रही है जिसका जिक्र मैंने किया, स्क्रीन पर जो एक ग्राफिक दिखा रहे हैं उसमें बहुत सारे अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन है, जिससे पता चल रहा है कि अमेरिकी ट्रूप्स की रवानगी, पैरा ट्रूप्स की रवानगी, अमेरिकी वारशिप्स की रवानगी हो रही बहुत तेजी से। कुछ कल शुक्रवार को पर्शियन गल्फ के आसपास उनके ट्रूप्स की पहुंच हो जाएगी और अगले 2, 4, 5 दिनों में उनकी तैनाती होगी। तो अमेरिकी अखबारों में इस तरह की खबरें आ रही है कि उनका, अमेरिका का टारगेट अब यह है कि अगर ये डील नहीं होती है, अगर ईरान उनकी शर्तों पर नहीं मानता है, तो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करो और उसके पैराट्रूपर्स के जरिए, मरीन कमांडो के जरिए, जैसे भी, और ईरान को मजबूर करो कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोले। क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान के लिए इतना अहम है, 90% तेल का एक्सपोर्ट ईरान का वहीं से होता है, वहां की इकोनॉमी का बैकबोन है।
तो ये खबरें आ रही है। फिर इन स्थितियों का मुकाबला ईरान कैसे करेगा? जी अंजुम जी, पिछली बार जिस दिन खार्ग आइलैंड पे हमला हुआ था, ये जंग थोड़ी सी अजीब है क्योंकि असिमेट्रिक वॉर है। यहां पर मिलिट्री के सामने सिर्फ मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री के सामने जनता है। मैं ईरान का एक वीडियो है, जिस दिन खर्ग आइलैंड में पिछली बार हमला हुआ था उसके अगले दिन वहां पर शिप से लोग जाते हैं, तो शिप की तमाम टिकट्स बिक गई थी। तो ये पब्लिक मूड और सेंटिमेंट है। अब आते हैं मिलिट्री की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अंजुम जी देखें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 400 किलोमीटर पीछे है खर्ग आइलैंड, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, आप अगर मैप देखेंगे खर्ग आइलैंड कहां पर है, बिल्कुल कॉर्नर पे जाके है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 340 किलोमीटर नजदीक इनकी अब्राहम लिंकन आई थी। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी अब्राहम लिंकन पे 101 मिसाइल्स मारी गई थी, हमने सबको गिरा दिया। ये नहीं बताया कि उसके बाद अब्राहम लिंकन 1000 किलोमीटर दूर चली गई। ये नहीं बताया कि जब मिसाइल्स आई तो पीछे रिट्रीट कर गई अब्राहम लिंकन। तो ये तो अब्राहम लिंकन के नजदीक नहीं, ये तो अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक नहीं आ पाए। खर्ग आइलैंड तो कॉर्नर पे जाके, वहां पर 480 किलोमीटर दूर है, वहां पर अंदर है। अच्छा, खर्ग आइलैंड पे आप जैसा जानते हैं कि वहां पर ऑयल नहीं है, वहां पर सिर्फ डिपो है। एक्सपोर्ट सेंटर। जो एक्चुअली बात चल रही है, हाँ, जो एक्चुअल बात चल रही है अंजुम जी, वो एक अबू मूसा आइलैंड है, उस पे कब्जा करने की बात चल रही है। आगे कालीबाफ जो ईरान के पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा कि हमारी इंटरनल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, जो ईरान और यूएई के बीच में आता है। 1971 में ईरान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि पहले वो ईरान का ही था, लेकिन वो डिस्प्यूटेड था। यूएई हमेशा से क्लेम करता था कि अबू मूसा जो आइलैंड है वो मेरा आइलैंड है। तो 3 आइलैंड्स हैं जो यूएई और ईरान के बीच में हैं, और यहां पर ईरान के, क्योंकि अबू मूसा आइलैंड जो है वो दुबई से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इनके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो अबू मूसा आइलैंड पर कब्जा करना है। खर्ग आइलैंड तो मीडिया के लिए, खाली वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकली इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि खर्ग आइलैंड तक ये पहुंचे, क्योंकि इनके पास अगर ये पहुंचेंगे तो डायरेक्ट सऊदी और कुवैत या बहरीन से एंटर होंगे, और अगर सऊदी, कुवैत और बहरीन से अगर एंटर होंगे तो सऊदी, कुवैत और बहरीन कल ये नहीं कह सकते कि भाई हमने जमीन नहीं दी थी। तो अगर उनको पलट के हमला होगा तो उनको तैयार रहना होगा। अच्छा, बहरीन में है ही क्या? बहरीन तो जब से आप मार खा रहा है, एक भी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा है, क्योंकि बहरीन है ही नहीं। पहले बहरीन ईरान का हिस्सा था, और बहरीन में 80% आबादी जो है वो उनकी खुद हुकूमत के खिलाफ है, उनके हाकिम के खिलाफ है। 80% से ज्यादा आबादी, क्योंकि वहां शिया पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है और वो क्रश करके वहां पर रहते, तो उसको छोड़ दे। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि ईरान ने लैंड इन्वेजन को, कल मैं एक मिलिट्री एक्सपर्ट है ईरान के, उनका मैं बता रहा हूं, ईरान ने लैंड इन्वेजन को 20 ईयर्स से स्टडी किया है कि ईरान में कहां कहां से लैंड इन्वेजन हो सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि 20 ईयर्स की स्ट्रैटेजी हमारे पास है, और हमारे पास प्लान 1 से लेके प्लान 100 तक तमाम प्लान्स हमारे पास रेडी है। और अगर दुश्मन ने ये गलती की तो जिस तरीके से उनको पहले खामियाजा भुगतना पड़ेगा, डेफिनेटली ये उनके लिए उससे सख्त होगा, क्योंकि इसके अंदर उनके सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं टूटेंगे, उनके सोल्जर्स की लाशें जाएंगी, जिससे अमेरिकन पब्लिक के अंदर बहुत बड़ा सेंटिमेंट आएगा कि इस जंग को रोका जाए। तो अगर अमेरिका इसको पहल करता है तो ईरान की तरफ से सिग्नल ये है कि जिस कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर लोग एंटर होंगे, दे शुड एक्सपेक्ट कि आवर सोल्जर्स कैन आल्सो एंटर इनटू देयर लैंड। दे कैन नॉट से कि नहीं आप हमारी कंट्री में क्यों आए हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि उनके खुद के बादशाह और उनकी बादशाह की फैमिली फिर सेफ नहीं रहेगी, ये उनके लिए भी क्लियर होना चाहिए। तो ये देखिए, ये कहने के लिए सारी बातें ठीक है, लेकिन जब अमेरिका अगर एंटर करने के लिए खार्ग आइलैंड, या जैसे अबू मूसा आपने कहा, एक मैं नहीं जानता हूं इसकी क्या हकीकत है, एक्सियोस एक वेबसाइट है अमेरिका की, उसने कोई लारक आइलैंड की भी बात की, ये कहां पे है? वो अबू मूसा की ही बात है। उन लोगों ने अबू मूसा जो आइलैंड है वो दुबई और
देखें जो एक्चुअली इस जंग के अंदर समझ अंजुम गया, जी, दुबई और अबू मूसा समझ गया, लेकिन तीन इसके है। अलावा 2 आइलैंड, हाँ 3 आइलैंड की बात हो रही है। 3 आइलैंड्स हैं, हाँ, 3 आइलैंड्स हैं वहां पर। वो जो ईरान और दुबई के बीच में, यूएई के बीच में 3 आइलैंड्स हैं। उसका 2 आइलैंड्स के नाम, एक छोटा एक बड़ा है, उसका थ्रोम्प करके कुछ नाम है, मेरे जहन में एग्जैक्ट नाम नहीं, लेकिन आप अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको वो दिख जाएंगे अभी। तो 3 आइलैंड्स हैं जहां पर, हाँ 3 आइलैंड्स हैं जो यूएई और इसके बीच में है। देखें अंजुम जी, आपको इस जंग के अंदर मैं थोड़ी सी एक ये जीसीसी के अंदर जो डिफरेंस आए हैं ना, मैं उसको भी थोड़ा से व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं। जीसीसी में कतर ने 3 दिन 4 दिन पहले से अपने स्टैंड को सॉफ्ट कर लिया है, इसके लिए कतर पे हमले कम हो गए हैं। कतर ने क्लियरली एक स्टेटमेंट कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर ने कहा कि ओल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैन नॉट बी फंक्शनल इन द फ्यूचर। यानी क्या? यानी अमेरिका यहां पर रहेगा और वो सिक्योरिटी हमको देगा, ये नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और हमें आइंदा में एक नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो ईरान कह रहा है कि हम मुस्लिम कंट्रीज मिलकर अपनी सिक्योरिटी अपनी वो करें, यहां बाहर वालों को नहीं रहना चाहिए। तो कतर ने अपने आप को लोअर डाउन कर लिया है। ओमान तो ऑलरेडी इनके साथ था नहीं, ओमान ने फौरन जो है ईरान का साथ दिया था स्टार्ट से लेके अब तक। जो ईरान है और ओमान, उसका तो पैक्ट ठीक है। कुवैत की तरफ से आवाजें आ नहीं रही हैं, बहरीन कुछ बोल नहीं रहा है। अब 2 कंट्रीज हैं, सबसे आगे यूएई है, और यूएई खुल के जो है वो अपनी जमीन आसमान सब चीजें को दे रहा है। जबकि सबसे ज्यादा खतरा किसको? यूएई को है। क्यों? क्योंकि यूएई सबसे नजदीक भी है। तो अमेरिका अगर ईरान पे हमला करना चाहता है या इन्वेजन करना चाहता है तो सबसे नजदीक बाय लैंड बाय सी जो है, सबसे नजदीक वहां पर यूएई का एक वो है जहां से वो बहुत आसानी से हमला कर सकता है। तो यूएई यहां पर वो रोल प्ले कर रहा है जो अमेरिका का कंप्लीट अलाय का रोल प्ले कर रहा है। और डेफिनेटली क्योंकि ईरान ने भी कहा है, क्योंकि यूएई आप कंप्लीटली दुश्मन के साथ हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके साथ ऐसा ट्रीट किया जाए कि आप दुश्मन के साथ नहीं हो। तो यूएई, ये मैं कह रहा हूं कि इनके बीच में डिफरेंसेस हैं और ईरान के साथ नेगोशिएशन अलग अलग लेवल पर हो रही है। मैं एक और चीज, अंजुम जी आपने स्टार्ट में कहा कि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मैं उसके अंदर सिर्फ एक व्यूअर्स के लिए क्लैरिफिकेशन कर दूं कि कल रात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले क्लियर कीजिएगा, उससे पहले एक चीज व्यूअर्स को बता दूं कि अब्बास अरागची का एक बयान है स्क्रीन पर, अगर अब्बास अरागची का बयान दिखा सकें, जिसमें अब्बास अरागची ने कहा कि कुछ देशों से हमारी बात हो रही है, उनकी भी बात हो रही होगी, लेकिन इस बातचीत का मतलब मध्यस्थता नहीं होता। मतलब वो कह रहे हैं कि बात हो रही है, चाहे पाकिस्तान के थ्रू हो रही हो, चाहे इजिप्ट या ओमान या तुर्की के थ्रू हो रही, बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं ये मीडिएशन नहीं है। मतलब बातचीत का दरवाजा तो खुला है, उनकी बात से लग रहा है, जो इंटरव्यू में मैंने सुना। हाँ, मैं थोड़ा सा इसके अंदर क्लैरिफिकेशन कर दूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा कि हमें पैगाम पहुंचाए गए हैं। उस पैगाम में कुछ धमकियां, हाँ उन पैगाम में कुछ धमकियां भी थी और धमकियों का जवाब हमने धमकियों से भी दिया। यानी हमें पैगाम दिए गए, हमने पैगाम का जवाब पैगाम से दिया। यानी इसको नेगोशिएशंस नहीं कहते। नेगोशिएशंस में होते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, कंसीडर किया जाता है बात को। तो उन्होंने जो पैगाम दिया, इसे मिलिट्री और डिप्लोमेटिक उसमें टर्मिनोलॉजी में पोजीशनिंग ऑफ वॉर कहते हैं, कि आप इन पैगामों के जरिए से, मैसेजिंग के जरिए से आप वॉर में अपनी पोजीशनिंग बताते हैं। यहीं पर आगा अब्बास अरागची ने कल रात को ये कहा कि हमें, अगर आप कह रहे थे कि भाई आप सुपर पावर हो और आपको ईरान तो कंप्लीटली सरेंडर हो गया है और ईरान में कुछ बचा नहीं और ईरान में कोई लीडरशिप बची नहीं है, तो आप इतने देशों के जरिए से हमें पैगाम क्यों भिजवा रहे हो कि हमें बात करनी है? भाई हम तो हार चुके हैं ना, आप तो सुपर पावर हो, हम लोग तो कंप्लीट सरेंडर कर चुके हैं। तो उन्होंने टॉन्ट करते हुए कहा कि भाई आप पैगाम भिजा रहे हो इतने देशों से, यानी आप सीज फायर चाहते हो, तो आप वीकनेस की पोजीशन पर हो इस वक्त। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि आप वीकनेस की पोजीशन पर हो। और आगा अरागची ने इसी के साथ क्लियरली एक जुमला कहा कि हमारा स्टैंड इस वक्त रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस यानी दुश्मन के सामने मुकाबले का है। और ईरान के लिए क्लियर है, एनी कॉन्वर्सेशन और नेगोशिएशन एट दिस टाइम इज सुइसाइड, क्योंकि आप रुक जाओगे
फिर वो 6 महीना लेंगे, उनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, वो दोबारा इंटरसेप्टर्स भरेंगे। वो ईरान की तरफ से वो देखिए 3 दिन से उनके मिसाइल, उनके हमले कम हो गए हैं ईरान के, अमेरिका के। उसका एक रीजन ये है कि कहा जाता है कि जो F-15 होते हैं, F-35 होते हैं, जब ये 1-2 घंटा ट्रेवल करते हैं और वापस आते हैं, तो इनको टेक्निकल तौर पर इन्हें कई घंटे चाहिए होते हैं इनके लिए, रीफंक्शनिंग के लिए। तो इनके पास जो एसेट्स हैं वो महंगे हैं, लिमिटेड है। ईरान के पास जो एसेट है सस्ते हैं और ज्यादा हैं। तो ईरान तो कंटिन्यू मार रहा है। कल रात को उसने टेल अवीव में भी मारा, और कल रात को लेबनान और ईरान ने मिलकर हमले किए, और मोसाद के हेडक्वार्टर और इजराइल डिफेंस के हेडक्वार्टर्स पे कल रात को टेल अवीव में हमले हुए हैं। वो कोऑर्डिनेटेड हुए हैं हिजबुल्लाह और ईरान के। तो ईरान इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर एज फार एज मिलिट्रीली इज कंसर्न, और ईरान ये पोजीशन देना चाह रहा है कि बात अगर होगी तो हमारी शर्तों पे होगी, हमें शर्त नहीं लगा सकते आप। लेकिन सवाल ये उठता है जो मैंने कहा कि अगर अमेरिका पूरी ताकत के साथ अगर ग्राउंड इन्वेजन के लिए या जमीनी लड़ाई के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर है वो कोई मामूली तैयारी के साथ नहीं आएगा। पैराट्रूपर्स आएंगे। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं, इसी तरह का एक वीडियो जारी किया गया आज IRGC की तरफ से, जिसमें कि कैसे वो आएंगे और कैसे जाएंगे। वो मैंने वीडियो देखा है अभी उसका, उसके वीडियो की शुरुआत में। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में जहां बहुत कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है, जहां पैराट्रूपर आ सकते हैं, जहां बहुत घेराबंदी हो सकती है, तो बहुत आसान लड़ाई हो ईरान के लिए जरूरी नहीं है ना, भले वो लड़ाई लंबी आसान चले। तो नहीं है अंजुम जी, देखिए आसान तो नहीं है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ पूरी दुनिया है। ये आसान तो नहीं है। ये आप कह नहीं सकते कि ईरान अकेला है और सामने कोई एक मुल्क है। आप पूरी दुनिया के हिसाब से वो सुपर पावर है, और पूरी, लेकिन ईरान ने 20 साल अपनी तैयारी की थी। ईरान को पता है एक दिन आने वाला था, और ईरान ने इसके लिए अपने आप को तैयार किया था। देखें, मैं एहूद बाराक का एक इंटरव्यू है, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि 1940s के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने सिर्फ दुनिया में जंगे करके तबाही करी है, एक भी वॉर जीता नहीं है। अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। उसमें कहा जाता है कि अफगानिस्तान को तबाह किया, जिनके खिलाफ लड़े उन्हीं को सत्ता सौंप के भागे वहां से, उसी तालिबान को। तो ये एहूद बाराक खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, लेकिन हुकूमत दोबारा उन्हीं को दे दी। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका कोई भी जंग नहीं जीता है, कोई भी जंग नहीं जीता है। ये उनका क्लेम है, और हमारे लिए फैक्ट भी है कि इराक में उन्होंने तबाही मचाई, लेकिन फाइनली इराक के अंदर कल रात की रिपोर्ट है कि इराक के पार्लियामेंट, जो नेशनल काउंसिल है वहां का, उसने एक वीडियो जारी करके कहा है कि हश्द शाबी, जो वहां का रेजिस्टेंस ग्रुप है, उनको हक है कि वो अमेरिका को मार सके सेल्फ डिफेंस में। ये इराक का कल रात का इंटरव्यू है, जबकि इराक में 24 आवर्स का सीज फायर लेके अमेरिकन सोल्जर्स वहां से निकलना चाह रहे थे। तो अफगानिस्तान में उन्होंने तालिबान बनाया, तालिबान से लड़े, तालिबान से बाद में दोबारा हुकूमत देके चले गए। लीबिया में अभी तक केओस है, सीरिया में उन लोगों ने आईसिस बनाए। तो इन्होंने कोई चलिए, मुझे लगता है इस बातचीत को खत्म करनी पड़ेगी। कई बार हमने कोशिश की, लेकिन जहां भी हैं ईरान में वो, वहां उनका नेटवर्क वीक है, प्रॉब्लम है, और काफी मुश्किल से बात हो पाई। बीच में कई बार डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए तमाम दर्शकों से भी माफी। और फिर देखते हैं, कल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। नमस्कार।